संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति किसे कहते हैं, संविधान का महत्व क्या है, संविधान का वर्गीकरण में कौन कौन सा मतलब टाइप होता है, क्या क्या प्रकार होता है संविधान का, उसको शामिल करेंगे। कितनी संस्थाएं होती हैं और राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य में कितने तत्व शामिल होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान और राज व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर मेनली यूपी पुलिस और RO 2 एग्ज़ाम फिलहाल में हैं, और इन्हीं के आसपास में यूपी PCS का भी एग्ज़ाम होगा। तो इन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हमने डिसाइड किया है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को शुरू किया जाए, और धीरे धीरे हिंदी और मैथ की भी कक्षाएं चलाई जाएंगी। बाकी चलिए, अब हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए संविधान पढ़ा जाए कि आखिर संविधान है क्या, संविधान क्या है, राज व्यवस्था क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति किसे कहते हैं, संविधान का महत्व क्या है, संविधान का वर्गीकरण में कौन कौन सा मतलब टाइप होता है, क्या क्या प्रकार होता है संविधान का, उसको शामिल करेंगे। कितनी संस्थाएं होती हैं और राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य में कितने तत्व शामिल होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बात जब आती है कि संविधान है क्या, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे वो कोई भी देश हो, उसे चलाने के लिए कुछ नियमों, कानूनों, परंपराओं और रीति रिवाजों की जरूरत पड़ती है। तो मेनली देखा जाए तो किसी देश को चलाने के लिए नियमों, कानूनों और परंपराओं इत्यादि का जो संकलन होता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। हमने क्या बताया कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम, कानून, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि का जो संकलन होता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। संविधान में जैसे हम देखेंगे कि अनुच्छेद हैं, संविधान में 22 भाग हैं, इस टाइप की चीजें, जो भी नियम कानून लिखे गए हैं कि देश कैसे चलाया जाएगा, तो उन सब सारी चीजों का जिक्र संविधान में है। जैसे आर्टिकल है, पूरे भारत के संविधान की अगर बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो ये हुआ संविधान। अब हम बात करते हैं राज व्यवस्था की। तो राज व्यवस्था को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो पॉलिटी बोला जाता है। राज व्यवस्था को पॉलिटी कहा जाता है। तो जिसे कभी कभी देखा जाता है कि मतलब हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं अपने दैनिक जीवन में कि वो संविधान और राज व्यवस्था को एक ही चीज मानते हैं। उनको मतलब दोनों में क्लियरली अंतर स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक तरह से देखा जाए तो जो संविधान क्या है, संविधान नियमों का संकलन है जिससे कि किसी देश का शासन या सरकार को चलाया जाता है। तो जो संविधान के जो भी नियम हैं, उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग जो है उसको पॉलिटी या राज व्यवस्था बोला जाता है। संविधान के नियमों का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है, उसी को हम राज व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। अब इससे आपको चीजें हो सकता है कि क्लियर ना हुई हो कि मतलब व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे संविधान में आर्टिकल 17 है, तो उसमें अस्पृश्यता निवारण दिया गया है, मतलब छुआछूत को बैन किया गया है कि कोई किसी से भेदभाव या छुआछूत नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि जो संविधान पढ़ रहा है, संविधान में लिख दिया गया है आर्टिकल 17 में कि हाँ, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, लेकिन क्या इस चीज को बस लिख देने से वो चीजें लोग दैनिक जीवन में फॉलो करने लग जाएंगे? तो इसका जवाब निकल के आता है कि नहीं, केवल लिख देने से चीजें फॉलो नहीं होती हैं, या कुछ लोग करते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए हमने क्या किया कि जब छुआछूत को समाप्त करना है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या करें कि जिससे लोगों के बीच में जो छुआछूत की भावना है वो समाप्त हो जाए। तो इसके लिए जो हम व्यवस्था करेंगे, रियल में वही क्या है, राज व्यवस्था है।
मतलब किसी देश का राज कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था जो करने की प्रक्रिया है उसी को राज व्यवस्था या पॉलिटी बोलते हैं। जैसे कि छुआछूत का जो अंत है आर्टिकल 17 में जो दिया गया है, तो उसके निवारण के लिए सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। उसके लिए मतलब कानून बनाया गया कि कोई, अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज गलत कर रहे हैं, किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव की भावना से उसको देख रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति अगर आर्टिकल 17 के तहत जाके कंप्लेन करेगा, अगर मान लीजिए कि थाने में ही जा रहा है, तो वहां पे पुलिस आएगी। तो पुलिस किस लिए बनाई गई है? ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ऐसे तो हमने मतलब लिख दिया गया संविधान में अनुच्छेद 17 में कि छुआछूत का अंत है, मतलब छुआछूत किसी को नहीं करना है, ये गैर कानूनी है। लेकिन उसको फॉलो कराने के लिए हम अलग से अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में लाए, और जिसके तहत हम व्यवस्था किए कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत को मतलब करता है या छुआछूत वाला आचरण दिखाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। फिर छुआछूत, आखिर किस चीज को छुआछूत माना जाएगा, उस चीज को उसमें परिभाषित किया गया। तो अब तक हमने क्या देखा कि संविधान में जो लिखित नियम है उनका जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है उसी को राज व्यवस्था कहा जाता है। तो अब तक हमने दो चीजों को देख लिया, संविधान को और राज व्यवस्था को। अब राज व्यवस्था में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? तो राज व्यवस्था में जैसे संसद कोई अधिनियम बना रही है वो भी राज व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि संसद जो भी अधिनियम बना रही है तो अधिनियम बना ही इसलिए रही है कि किसी नियम को उस देश की सरकार को फॉलो करवाना है, तो इस वजह से वो अधिनियम बन रहा है। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत संसद के जो भी अधिनियम है वो सारे अधिनियम आ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय जो मतलब लोगों के हित के लिए हैं वो भी जो आते हैं नियम, जो सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए किसी केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चली और उसका कोई डिसीजन आया, तो उसको अभिलेख के तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर रही है कि नहीं ये मतलब सारे लोगों के लिए जरूरी है, तो उस चीज को भी राज्य व्यवस्था में शामिल किया जाता है। उसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि गैर संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उनका बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि संविधान में जो भी नियम और कानून हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो करवाया जाए सरकार के द्वारा। तो हम यहाँ पे अब तक क्या देखे हैं कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो अब तक हमने ये जाना कि संविधान और राज्य व्यवस्था में जो बेसिक डिफरेंस होता है, संविधान क्या है तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियमों कानूनों और परंपराओं का जो संकलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। लेकिन उस संविधान को फॉलो करवाने के लिए जो भी हम मतलब अलग से व्यवस्था करते हैं उसी को हम राज व्यवस्था बोलते हैं या पॉलिटी बोलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने संविधान और राज व्यवस्था की बात की है और आगे इस चीज को हम लेके चलते हैं। अब तीसरा टॉपिक इसमें दिया है राजनीति विज्ञान। इसमें जो तीसरा वाला टॉपिक है राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान को इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। राजनीति विज्ञान को इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में किस चीजों का अध्ययन हम करते हैं उसकी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो जैसा कि पूरे विश्व में मतलब हर देश की अपनी अपनी अलग अलग राज्य व्यवस्था होती है। कोई देश किसी राज्य व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, कोई देश किसी अलग राज्य व्यवस्था को फॉलो कर रहा है। तो पूरे विश्व में जितने भी प्रकार की राज्य व्यवस्था होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, मतलब पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की जितनी भी राज्य व्यवस्थाएं हैं उनका जो अध्ययन करते हैं हम, उसको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात पॉलिटिकल साइंस में उसका हम अध्ययन करते हैं। तो अब तक हमने देखा क्या संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है और राजनीति विज्ञान क्या है। अब उसके बाद अगला टॉपिक जैसा कि लिखा गया है राजनीति।
तो जैसे हमने बताया कि जो राज व्यवस्था है वो संविधान के नियमों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, उसी प्रकार जो राजनीति है, राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स बोला जाता है, तो जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिकल साइंस का एप्लीकेशन है, यानी कि व्यवहारिक अनुप्रयोग है कि विभिन्न देशों में जो भी राज व्यवस्थाएं फॉलो की जा रही हैं वो किस प्रकार संचालित की जा रही हैं, उनका जो रियल में हम दैनिक जीवन में जो अनुभव कर रहे हैं उसी को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, राजनीति बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे 4 शब्दों की व्याख्या की, संविधान की, राज व्यवस्था की, राजनीति विज्ञान की और राजनीति की। संविधान में हमने बताया कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कानून और परंपराओं का संकलन होता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। राज व्यवस्था में हमने बताया कि संविधान में जो भी नियम है उनको फॉलो कराने के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं, अर्थात संविधान का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है उसको ही राज व्यवस्था या पॉलिटी बोला जाता है। फिर हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस में विभिन्न देशों की राज व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है उसे पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इन 4 चीजों पे अब तक हमने चर्चा की है। अब हम आगे बात करेंगे संस्थाओं के बारे में कि संविधान में कितने प्रकार की संस्थाओं का जिक्र किया गया है, जो कि 7वां टॉपिक है। तो हम तीसरे टॉपिक के बाद सीधे 7वें टॉपिक पे आते हैं। बाकी इन चीजों नहीं, चौथे टॉपिक के बाद हम 7वें टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद बचे हुए जो 3 टॉपिक हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो संविधान में 3 प्रकार की संस्थाओं का जिक्र किया गया है। पहली है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। दूसरी है असंवैधानिक संस्था। और तीसरी की बात जब आती है तो गैर संवैधानिक संस्था। ये संविधान में चाहे किसी भी देश में ये मेनली 3 प्रकार की संस्थाओं का जिक्र किया जाता है। पहला है संवैधानिक संस्था, दूसरा है असंवैधानिक संस्था और तीसरा है गैर संवैधानिक संस्था। तो अब हम बात करेंगे इन तीनों संस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि संवैधानिक संस्था किस टाइप की संस्थाओं को बोला जाता है। तो ऐसी संस्था जिसका संविधान में जिक्र होता है, ऐसी संस्था जिसका संविधान में जिक्र होता है या वर्णन किया गया है उसको हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, संवैधानिक संस्था मतलब ऐसी संस्था जिसका कि संविधान में जिक्र है या वर्णन है, उसको हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक संस्था। जैसे कि वित्त आयोग हुआ, उसके बाद आपका निर्वाचन आयोग हुआ, फिर जीएसटी काउंसिल हुआ, ये सभी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्योंकि जैसे वित्त आयोग है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है, निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में किया गया है, और जीएसटी काउंसिल है। इन सारी चीजों, इन सारी संस्थाओं का जिक्र संविधान में किया गया है, बकायदे इनके बारे में लिखा गया है। इस वजह से हम इन संस्थाओं को संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जिक्र पूरा कर लिया कि संवैधानिक संस्था क्या होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मतलब आना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान पढ़ने का संविधान अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जरूरी चीजें हैं कि कुछ शब्दावलियां ऐसी आएंगी जिनको कि जानना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा उन शब्दावलियों को जाने बिना आप संविधान को अच्छे तरीके से ना पढ़ पाएंगे ना समझ पाएंगे। इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जिक्र मैं आज, चूंकि संविधान का इंट्रोडक्शन क्लास है तो इस क्लास में हम इन चीजों को लेके आए हैं कि इन अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे की कक्षाओं में हमें जो भी चीजें होंगी उसको समझने में हमें आसानी होगी। इस वजह से इन सब चीजों का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम संवैधानिक संस्था की बात कर लिए, जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया,
और जीएसटी काउंसिल हो गया, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसके बाद बात आती है असंवैधानिक संस्था। तो असंवैधानिक संस्था किसको बोला जाता है? तो ऐसी संस्थाएं जो देश के हित के लिए नहीं है, या देश के बुरे के लिए हैं, या देश का बुरा करती हैं, उनको हम असंवैधानिक संस्था बोलते हैं। जैसे कि आतंकवादी संगठन हो गया, ये क्या है? असंवैधानिक है, मतलब कि विधिक रूप से सही नहीं है, संवैधानिक रूप से सही नहीं है, इनको हम असंवैधानिक में रखते हैं। तो यहाँ पे हम संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों में अंतर स्पष्ट कर लिए। यहाँ पे होता क्या है कि असंवैधानिक और गैर संवैधानिक, इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर देखिए ये पॉजिटिव सेंस को देती है जबकि ये निगेटिव सेंस। अब कोई आतंकवादी संगठन है तो वो असंवैधानिक है, इल्लीगल है, मतलब जो भी चीजें इल्लीगल है, कोई संस्था ऐसी जो मतलब देशद्रोह के रूप में वो संस्था कार्य कर रही है या देश के बुरे के लिए कार्य कर रही है, तो वो सारी संस्थाएं किसमें आ जाएंगी? असंवैधानिक में। यानी जो भी इल्लीगल चीजें हैं वो असंवैधानिक में आ जाएंगी। गैर संवैधानिक का बात करेंगे, गैर संवैधानिक क्या होता है? तो गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र संविधान में तो नहीं किया गया होता है, लेकिन बाद में अधिनियम बना के और उनको प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र पहले से संविधान में नहीं है, लेकिन उनकी जरूरत पड़ रही है हमें किसी नियम कानून को लागू करने के लिए, तो उस संस्था का निर्माण किया जा रहा है अलग से अधिनियम बना के, या जैसे कि क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी संस्था होती है, वो भी गैर संवैधानिक में आती है। और जो भी संविधान के अधिनियम लाए जाते हैं, जैसे कोई बिल लाया गया लोकसभा राज्यसभा में पास कराया गया, फिर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया तो वो अधिनियम बन गया। तो जब अधिनियम बन गया तो इसका क्या हुआ? जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन चूंकि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको देखते हुए उन सब चीजों से बचने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो ये पहले संविधान में नहीं था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सन 1992 में एक्ट लाया गया और सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक गैर संवैधानिक संस्था है, और ये संविधान में इसका पहले जिक्र नहीं था, बाद में जरूरत पड़ी तो इसको हमने अपने संविधान में जोड़ा, तो ये हो गया संवैधानिक संस्था। अर्थात संवैधानिक नियमों को लागू करने के लिए कभी कभी ऐसी संस्थाओं को बनाना पड़ता है जो कि जिनका मतलब बनाना पड़ता है जिनका जिक्र संविधान में नहीं रहता है। ऐसी संस्थाओं को हम गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे कि नीति आयोग हुआ, नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसी में गैर संवैधानिक संस्था में एक आता है क्या? कार्यकारिणी संस्था। कार्यकारिणी संस्था, तो ये इसी का एक प्रकार है, गैर संवैधानिक संस्था का ही एक प्रकार है। तो किस संस्था को कार्यकारिणी संस्था बोलते हैं? तो जैसे होता क्या है कि कभी कभी राष्ट्रपति क्या करता है कि मंत्री परिषद की सलाह पर किसी संस्था का निर्माण करता है, तो ऐसी संस्थाओं को हम कार्यकारिणी संस्था बोलते हैं। जैसे कि नीति आयोग हुआ, नीति आयोग एक कार्यकारिणी संस्था ही है। तो अगर संवैधानिक कोई भी अगर आयोग है, जैसे अधिनियम से कोई चीजें बन रही हैं, तो वो भी गैर संवैधानिक में आएंगी। और अगर कोई कार्यकारिणी संस्था है जो मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति बना रहा है, तो वो भी गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे हमने संस्थाओं का भी जिक्र कर लिया और 3 संस्थाओं का जिक्र किया, और तीसरी थी गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और गैर संवैधानिक का ही एक प्रकार है कार्यकारिणी संस्था। ये कैसे बनाई जाती है? तो राष्ट्रपति बनाता है, मंत्री परिषद की सलाह पर, परामर्श पर राष्ट्रपति इसका निर्माण करता है। जैसे कि आपका नीति आयोग हुआ,
तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि संविधान का महत्व क्या है। इन चीजों पे हमने बात कर लिया है, अब इसकी बात की जाएगी कि संविधान का महत्व क्या है, अर्थात संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में या देश के हित में। तो जैसा कि संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, अर्थात किसी देश में शासन कैसे चलेगा उसका सबसे अगर कह सकते हैं कि सर्वोच्च कोई होता है तो संविधान होता है, और किसी भी देश का शासन संविधान के ही आधार पर चलाया जाता है। तो किसी भी संविधान क्या होता है, किसी भी देश के शासन की सर्वोच्च विधि होती है संविधान। अब इसमें संविधान के महत्व में बात आएगी कि क्या क्या जिक्र किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान किसी भी देश के शासन की प्रणाली को निर्धारित करता है। मतलब क्या है इसका, संविधान किसी भी देश के शासन की प्रणाली को निर्धारित करता है कि उस देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। जैसे कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। तो पहला यहां पे हो गया कि संविधान किसी देश की शासन प्रणाली को बताता है। जैसे कि पहले पे हो गया लोकतंत्र, दूसरा हो गया राजतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी और मोनार्की। अब इसमें हम समझेंगे कि किसी देश की शासन प्रणाली को बताता है, इसका मतलब क्या है। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है नेताओं को, जैसे जनता वोट करती है, उसके बाद कोई शासन में आता है, वो देश के शासन को चलाता है। तो अगर कोई ऐसा संविधान है किसी देश का जिसमें जनता प्रत्यक्ष चुनती है कि कौन शासन करेगा कौन नहीं शासन करेगा, तो ऐसे शासन को हम लोकतंत्र बोलते हैं, या लोकतंत्रात्मक संविधान बोलते हैं, या लोकतंत्रात्मक शासन बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है और उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद अगर उसका लड़का राजा बन रहा है या देश को चला रहा है, तो यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी निहित नहीं है, क्योंकि उसका बाप या उसका पिता राजा था, फिर अपने पुत्र को बना दिया। तो यहाँ पे राजतंत्र है, यानी राजशाही व्यवस्था यहाँ पे चल रही है, इस वजह से इसको राजतंत्र या मोनार्की बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने पहला टॉपिक इसमें क्या पढ़ा कि संविधान किसी देश की शासन प्रणाली को बताता है कि उस देश की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है कि राजतंत्रात्मक है, कैसी है उस देश की शासन प्रणाली, इसको शासन बताता है, संविधान बताता है, सॉरी। अब दूसरी बात आती है, संविधान हमें यह भी बताता है कि किसी देश की राज व्यवस्था की प्रकृति क्या है। राज व्यवस्था की प्रकृति, अर्थात संविधान हमें इसकी भी जानकारी देता है कि किसी देश के राज व्यवस्था की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्ध संघात्मक है। पहला हमने जाना कि संविधान किसी देश की शासन प्रणाली को बताता है कि वो लोकतंत्र है या राजतंत्र है, अर्थात डेमोक्रेटिव है कि मोनार्कियल है। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि संविधान किसी भी देश के राज व्यवस्था की प्रकृति को भी बताता है कि उस देश की जो
संविधान को फॉलो करवाने की व्यवस्था है वो एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्ध संघात्मक है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि एकात्मक क्या होता है। एकात्मक को इंग्लिश में यूनिटरी बोलते हैं, संघात्मक को फेडरल बोलते हैं और अर्ध संघात्मक को क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो इन तीन चीजों का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सरकार है, किसी देश की ऐसी सरकार है जिसमें जो सारी शक्ति है वो एक ही व्यक्ति के पास है, अर्थात शक्ति का केंद्रीकरण है, मतलब जो भी डिसीजन लेगा उस देश में जो सर्वोच्च पद पे एक व्यक्ति बैठा है वही लेगा। तो इस प्रकार का अगर किसी देश में शासन है तो उसको एकात्मक राज्य व्यवस्था की प्रकृति के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात एकात्मक मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पे बैठा है उसी के मतलब हाथ में है उस देश की राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी। तो एकात्मक का मतलब ये हो गया कि शक्ति का केंद्रीकरण है, शक्तियों का क्या है, केंद्रीकरण है। दूसरी बात आती है संघात्मक को समझेंगे तो संघात्मक के अंतर्गत शक्तियों का विकेंद्रीकरण शामिल किया जाता है। जैसे कोई ऐसा देश है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि मतलब कुछ शक्तियां इनके पास है, कुछ शक्तियां उनके पास है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, तो भारत में सेंट्रल लेवल पे जो भी कार्य होता है तो वो भारत का पीएम देखता है। लेकिन अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी ये जिम्मेदारी मेनली होती है कि मतलब देश की उस राज्य की जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भारत में क्या है, संघात्मक है। एक तरह से भारत के राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति है वो संघात्मक के अंतर्गत हम रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण न होके विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का एक ही जगह पे पावर न होके कई मतलब रूपों में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ऐसे जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है उसे हम संघात्मक प्रकृति बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में एक आता है अर्ध संघात्मक, अर्थात ऐसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो संघात्मक हो लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन में कभी कभी एकात्मक भी हो जाए। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण मिलते हैं, इस वजह से इसको अर्ध संघात्मक में रखा गया है। चूंकि इसको अर्ध एकात्मक भी बोला जा सकता था अगर दोनों का लक्षण दिख रहा है तो, लेकिन क्यों हम अर्ध संघात्मक बोल रहे हैं? अर्ध संघात्मक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें संघात्मक के लक्षण ज्यादा होंगे और एकात्मक के कम होंगे, लेकिन एकात्मक के भी कुछ न कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ये पूरा संघात्मक न होकर अर्ध संघात्मक में आ गया है। तो हमने अभी तक दो चीजों का जिक्र किया कि संविधान किसी देश की शासन प्रणाली को बताता है, किसी देश के राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बताता है। फिर तीसरा हम देखेंगे कि संविधान किसी देश के सरकार का स्वरूप बताता है, देश की सरकार का स्वरूप बताता है। इन दोनों का जिक्र कर लिया, अब हम इसकी बात करेंगे कि आखिर कैसे संविधान किसी देश के सरकार का स्वरूप बताता है। तो जैसे हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे संसदात्मक सरकार होती है किसी देश में, और किसी देश में अध्यक्षात्मक होती है। और कहीं कहीं दोनों का मिला जुला रूप आता है जिसे हम अर्ध अध्यक्षात्मक बोलते हैं। तो संविधान किसी देश की सरकार का स्वरूप भी बताता है कि स्वरूप उस देश के सरकार का स्वरूप संसदात्मक है कि अध्यक्षात्मक है कि अर्ध अध्यक्षात्मक है। अब इसमें हम जानेंगे कि संसदात्मक का मतलब क्या होता है, अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है, और जब इन दोनों का डिस्कस हम कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है। तो संसदात्मक सरकार में हम देखते हैं कि जो सत्ता का प्रमुख होता है वो कोई और होता है, और जो शासन का प्रमुख होता है
जैसे सेनाओं का सर्वोच्च कौन है हमारे यहाँ, तो राष्ट्रपति होता है। जबकि अगर सत्ता का प्रमुख देखेंगे तो मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि दोनों चीजों का बंटवारा दिख रहा है। तो ऐसे सरकार का स्वरूप अगर किसी देश में दिखाई दे तो वो संसदात्मक स्वरूप के अंतर्गत उस शासन को रखा जाता है। अगले में बात करेंगे हम, जैसे भारत में क्या है, संसदात्मक सरकार है। उसके बाद अध्यक्षात्मक की बात करेंगे तो ऐसा शासन जिसमें शासन और सत्ता दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, तो ऐसे शासन को या ऐसे देश के सरकार को अध्यक्षात्मक स्वरूप बोलते हैं। जैसे में कि हम बोल सकते हैं कि जो अमेरिका का शासन है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वही शासन प्रमुख भी होता है और सत्ता प्रमुख भी होता है। तो अध्यक्षात्मक का उदाहरण आपके लिए क्या हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। और अध्यक्षात्मक में उनको रखा जाएगा जिनमें ऐसे सरकार को रखा जाएगा जिनमें दोनों का मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। तो ऐसे मतलब सरकार के स्वरूप को हम अर्ध अध्यक्षात्मक स्वरूप के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि संविधान के महत्व में 3 चीजों का जिक्र हमने कर लिया। चौथा चीज यहाँ पे आता है कि संविधान जो है वो सरकार के अंगों के शक्तियों पर नियंत्रण करता है। सरकार के अंगों के शक्तियों पर नियंत्रण। अब चौथा चीज ये है कि जो संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है कि सरकार के जो भी अंग हैं उन पर जो नियंत्रण रखने का कार्य होगा वो संविधान के द्वारा ही किया जाएगा। अब सरकार के कौन कौन से अंग हैं, तो सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यहां पे शार्ट में हम बता के निकल रहे हैं कि मतलब विधायिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे इन सब के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस हम बता दे रहे हैं कि आप लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि इन सारी जो मतलब शब्दावलियां हैं इनका जो अर्थ है वो आप लोग क्लियर समझ पाए। तो विधायिका का मतलब होता है कि जो विधियों का निर्माण करे, अर्थात किसी भी देश को चलाने के लिए जो विधियां बनाई जाती हैं वो विधियां बनाने का कार्य कौन करता है, तो विधायिका करता है। तो विधायिका मतलब विधि का निर्माण, अर्थात विधायिका क्या करती है, विधियों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है कि विधायिका ने जो भी विधि बनाया है उसको लागू करेगी। कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका ने जो भी विधि बनाई है उसको लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका करेगी, अर्थात विधियों का क्रियान्वयन। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी, तो इन दोनों पे नियंत्रण लगाएगी कि आप लोगों का जो अधिकार क्षेत्र है उससे आगे आप लोग जाके किसी कार्य को नहीं करेंगे, अर्थात जो भी गलत चीजें होंगी उस पर कंट्रोल करने का कार्य न्यायपालिका करेगी। ठीक है, तो सरकार के अंगों के शक्तियों पर नियंत्रण, अर्थात विधायिका पे नियंत्रण, कार्यपालिका पे नियंत्रण और न्यायपालिका पे नियंत्रण, इन तीनों पे जो नियंत्रण रखने का कार्य करेगा वो कौन करेगा, हमारा संविधान करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये विधि का निर्माण कर रही है विधायिका और ये किसी ऐसे विधि का निर्माण कर दी कि वो देश हित के लिए नहीं है या लोगों के भलाई के लिए नहीं है या लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए नहीं है, तो उस विधि का निर्माण अगर मान लीजिए इसके अगर इसके पास ज्यादा पावर होगा तो ये उस विधि का निर्माण तो कर देगी। तो इस चीज पे नियंत्रण रखने के लिए हमारा संविधान आजादी देता है और संविधान उस पर नियंत्रण लगाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी ऐसे विधि का निर्माण नहीं करेंगे जो कि लोगों के हित के लिए नहीं है या देश हित के लिए नहीं है।
और कार्यपालिका पे भी संविधान नियंत्रण इसलिए लगाता है क्योंकि आप विधियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो आप अपने स्तर से कोई ढिलाई ना करें उस क्रियान्वयन में, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कार्यपालिका पे भी किसका नियंत्रण रहता है? संविधान का नियंत्रण रहता है। फिर न्यायपालिका क्या करती है? किसी को दंड देती है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कुछ गलत हुआ तो दंड दे रही है। तो कहीं न्यायपालिका इन दोनों पे हावी ना हो जाए, उसको भी नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो हमारा संविधान करता है, क्योंकि किसी को भी अगर पूरी आजादी हम देंगे तो उस आजादी का वो फायदा उठाएगा और उस आजादी के तहत वो हो सकता है कुछ गलत भी करने लग जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान जो है इन सारी चीजों पे नियंत्रण लगाता है। तो यहाँ पे हम संविधान का महत्व भी जान लिए कि संविधान का महत्व क्या है हमारे लिए या देश के लिए। अब हम बात करेंगे संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान के वर्गीकरण को हम कई प्रकार से देखेंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पे पहला वर्गीकरण आता है कि उत्पत्ति के आधार पे हम संविधान को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, तो जब बात आती है कि संविधान को उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो पहला आता है निर्मित संविधान और दूसरा आता है विकसित संविधान। अब हम बात करेंगे इन दोनों चीजों में, जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है और क्या मतलब है कि निर्मित संविधान हम किसको कहेंगे और निर्मित संविधान के अंतर्गत किस संविधान को शामिल करेंगे और विकसित संविधान किसे कहेंगे और उसके अंतर्गत किस देश के संविधान को शामिल किया जाएगा। तो पहला टाइप जो है वो उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्मित संविधान, दूसरा है विकसित संविधान। तो निर्मित संविधान किसे कहेंगे, हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे हमारा भारत का जो संविधान है, तो जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करना शुरू किया था या प्रारंभ किया था, तो निर्माण करने के टाइम 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। संविधानविदों द्वारा 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और सारे देशों के संविधानों में जो भी चीजें अच्छी लगी देश हित के लिए, उन सब का कलेक्शन करके और भारत का संविधान लिखा गया था। तो अगर हम संविधान किसी अन्य देशों के संविधान का अध्ययन करके और लिख रहे हैं, तो उस संविधान को हम क्या बोलेंगे? निर्मित संविधान बोलेंगे। जैसे भारत का संविधान क्या हो गया? निर्मित संविधान हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि विकसित संविधान में हम किसको रखेंगे। तो विकसित मतलब क्या हुआ है कि धीरे धीरे विकास हुआ है उस संविधान का, उसको हम विकसित संविधान में रखेंगे। अर्थात धीरे धीरे विकास कैसे हुआ? तो जैसे हम जानते हैं कि हर देश में कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो बहुत सदियों से चली आती रही होती हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में पहले क्या था? एक कुप्रथा थी, सती प्रथा, एक बलि दी जाती थी। तो ये सब क्या थी? एक प्रथाएं हैं, ये रीति रिवाज है। अगर इनके बेस पे कोई नियम तैयार होता चला आ रहा है और वर्तमान में वो किसी देश के संविधान का अंग बन जा रहा है, वो प्रथा कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, सुप्रथा होनी चाहिए। बस अंतर इतना है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे कोई चीज विकसित हो रही है, ना कि कहीं से हम पढ़ के और अध्ययन करके लिख रहे हैं। अगर धीरे धीरे कोई चीज विकसित हो रही है परंपराओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विकसित संविधान बोलेंगे। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि निर्मित संविधान में विभिन्न देश के संविधानों का बोलबाला हो सकता है अच्छी चीजों का, लेकिन विकसित संविधान में हम बोलेंगे कि ये विभिन्न प्रकार की रीति रिवाजों का एक संकलन होता है। अर्थात उसको हम विकसित संविधान बोलेंगे। तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पे हमने देख लिया कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, निर्मित संविधान और विकसित संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, तो क्या है? विकसित संविधान के अंतर्गत आता है। अब दूसरे पे बात आती है कि दूसरे में हम किसको रखेंगे। तो संविधान में निहित मूल्यों के आधार पे, संविधान में निहित मूल्यों के आधार पे भी संविधान का वर्गीकरण किया गया है। संविधान में निहित मूल्यों के आधार पे, निहित मूल्यों के आधार पर, संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर भी
संविधान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोकतंत्रात्मक और दूसरा है राजतंत्रात्मक। निहित मूल्यों के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण दो भागों में किया जा रहा है यहाँ पे, लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देश का ऐसा शासन जहां पे लोग प्रत्यक्ष वोट करते हो और लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती हो तो उसको लोकतंत्र बोला जाता है, और उस प्रकार के संविधान को लोकतंत्रात्मक बोला जाता है। और जहां मान लीजिए कोई राजा है, उसका बेटा राजा बन रहा है, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है या बिना चुनाव के कोई चुना जा रहा है, तो उसमें क्या है, राजतंत्रात्मक शासन है, तो वहां पे राजतंत्रात्मक संविधान होगा। अब बात आती है तीसरा जो टाइप है, संकलन की प्रकृति के आधार पर। संकलन की प्रकृति के आधार पर तो इसके अंतर्गत भी संविधान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। पहला, संकलन की प्रकृति के आधार पर लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में आगे की कक्षाओं में बढ़िया से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में कुछ जान लेते हैं कि लिखित संविधान ऐसे संविधान को बोला जाता है जिस संविधान में लिखित अंश सर्वाधिक होते हैं या ज्यादा होते हैं और अलिखित अंश कम होते हैं, वैसे संविधान को हम लिखित संविधान के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान में ऐसे संविधान को रखा जाता है जिसमें कि लिखित अंश कम होता है और अलिखित अंश ज्यादा होता है, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब यहाँ पे लिखित और अलिखित से आप लोग ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि लिखित है तो इसमें सारी चीजें लिखी गई होंगी और ये अलिखित है तो इसमें सारी चीजें बिना लिखी होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कितना परसेंटेज लिखा गया है, अगर आधे से अधिक संविधान लिखित रूप में है, उसका लिखा गया है, कहीं ना कहीं नियम का संग्रह किया गया है, तो उसको हम लिखित संविधान के अंतर्गत रखेंगे। और आधे से कम में लिखा गया हो तो ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान में रखेंगे। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। उसके बाद आती है चौथा टाइप जो आता है संशोधन की प्रकृति के आधार पे। संशोधन की प्रकृति के आधार पे तो इसमें भी दो प्रकार है, एक है लचीला और दूसरा है कठोर। ठीक है, तो लचीला संविधान और कठोर संविधान इसको जानेंगे। तो संशोधन की प्रकृति के आधार पे, अर्थात जिस संविधान में संशोधन करना आसान होगा उसको हम लचीला संविधान बोलेंगे, और जिस संविधान में संशोधन करना अपेक्षाकृत कठिन होगा उसको हम कठोर संविधान बोलेंगे। ये हो गई संशोधन के प्रकृति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, लचीला और कठोर संविधान। अब चौथे में हम देखेंगे, पांचवें में पहले हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे, फिर देखा हमने संविधान में निहित मूल्यों के आधार पे, फिर हमने देखा संकलन की प्रकृति के आधार पे, फिर हमने देखा संशोधन की प्रकृति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे हमने ये देखा, इसके आधार पे हमने ये देखा, संकलन की प्रकृति के आधार पे ये देखा, इसके आधार पे हमने संशोधन की प्रकृति के आधार पे देखा। पांचवा आता है आपका संघ के आधार पे। संघ के आधार पे, तो जब बात आती है कि संघ के आधार पे संविधान कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे भी संघ के आधार पे भी संविधान मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है संघात्मक संविधान। और
एकात्मक और संघात्मक इन दोनों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। एकात्मक और संघात्मक इन दोनों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं। एकात्मक मतलब ऐसा संविधान जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो, अर्थात पूरी शक्तियां किसी देश की एक ही व्यक्ति के पास नहीं, तो उसको एकात्मक संविधान बोलेंगे। और ऐसा संविधान जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, जैसे कि भारत का संविधान है, यहाँ पे केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। और ग्राम स्तर पे देखेंगे तो जो पावर होती है वो ग्राम प्रधान की होती है। ब्लॉक स्तर पे देखेंगे तो जो पावर होती है वो ब्लॉक प्रमुख को होती है। जिला स्तर पे देखेंगे तो जिला परिषद को होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि शक्तियों का बंटवारा दिख रहा है हमें। तो ऐसे सरकार को हम संघात्मक सरकार बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने संविधान का वर्गीकरण भी देख लिया। अब एक लास्ट में बचा है राज्य कि राज्य में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। कभी कभी एग्जाम मतलब पीसीएस में आरओ में पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। ये यूपी पुलिस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। तो राज्य के अंतर्गत 4 चीजों को शामिल किया जाता है। पहले तो आप जानते हैं संविधान में अधिकतर हम देखते हैं कि देश के लिए भी राज्य का ही यूज किया गया होता है, प्रयोग किया गया होता है। तो अधिकतर आप लोग कंफ्यूजन में न रहिए, उस चीज को, उस भावना को समझिएगा कि वो राज्य की बात कर रहा है कि देश की बात कर रहा है। अब संविधान में जो राज्य शब्द है, इसका मायने कुछ इस प्रकार बताया गया है कि राज्य है तो उसकी क्या होगी, जनसंख्या होगी। उसके बाद जनसंख्या है तो जनसंख्या किसी भूमि पे निवास कर रही होगी, तो उस राज्य का निश्चित भूभाग होगा। फिर तीसरा देखेंगे कि उस राज्य की सरकार भी होगी, अर्थात उस राज्य का शासन चलाने के लिए कोई सरकार होगी, तो उसको हम देखेंगे। और उस चौथा देखेंगे उस राज्य की संप्रभुता भी होगी। तो राज्य, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्य के अंतर्गत कितने तत्वों को शामिल किया जाता है। तो जब बात आती है कि राज्य के अंतर्गत कितने तत्वों को शामिल किया जाता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। अगर राज्य है तो उसकी जनसंख्या होगी, और जनसंख्या है तो किसी निश्चित भूभाग पे निवास कर रही होगी। और जब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार होगी। और संप्रभुता मतलब जैसे कोई ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तो ऐसे सरकार को हम संप्रभु सरकार बोलेंगे। अर्थात कि हम बिना किसी अदर देश के हस्तक्षेप के या बिना किसी दबाव के अगर किसी डिसीजन को ले रहे हैं, तो हम अपने आप में क्या है, संप्रभु है। तो इन 4 चीजों को शामिल किया जाता है। तो बात आती है, कभी कभी देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे सेंस यही होता है प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे राज्य के लिए राज्य का प्रयोग अधिकतर नहीं आप देखेंगे, क्योंकि देखिए राज्य में जनसंख्या तो होगी, राज्य का निश्चित भूभाग भी होगा, राज्य की सरकार भी होगी, लेकिन सारा निर्णय लेने का अधिकार राज्य की सरकार के पास नहीं होगा। क्योंकि कोई मतलब अगर किसी देश से बाहरी मतलब किसी देश से युद्ध हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं वो ऑटोमेटिक केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। तो उस कंडीशन में राज्य संप्रभु कहाँ हुआ, राज्य संप्रभु कहाँ हुआ। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये तीनों चीजें तो हैं, लेकिन संप्रभु नहीं है, क्योंकि हर एक चीजों का निर्णय यहाँ के मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं ले सकते हैं। अगर पूछेगा कि राज्य के कितने तत्व माने गए हैं, तो राज्य के 4 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता में हमने बताया कि अगर कोई देश ऐसा है या मतलब कोई शासन ऐसा है जो अपना निर्णय आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संप्रभु सरकार बोलेंगे। तो इन 4 चीजों को। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि राज्य के भौतिक तत्व कितने हैं और आध्यात्मिक तत्व कितने हैं।
राज्य के भौतिक तत्व कितने हैं और आध्यात्मिक तत्व कितने हैं? तो चूंकि जनसंख्या और निश्चित भूभाग ये दोनों भौतिक तत्व के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। भौतिक तत्व का मतलब कि हम जिन चीजों को छू सके या देख सके मेनली उनको हम भौतिक तत्व बोलेंगे, और आध्यात्मिक तत्व के अंतर्गत हम उन चीजों को शामिल करेंगे जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे सरकार शासन चला रही है तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ सरकार ऐसे शासन चला रही है। और संप्रभुता एक क्या है? एक फीलिंग है कि मतलब हम संप्रभु हैं कि नहीं है। तो इन दो तत्वों को, जनसंख्या और निश्चित भूभाग को भौतिक तत्व बोला जाता है, जबकि सरकार और संप्रभुता इन दोनों को आध्यात्मिक तत्व बोला जाता है। तो आज हमने जो भी टॉपिक लिया था उसको मैंने अपने तरफ से अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, राजनीति, संविधान का महत्व, संविधान का वर्गीकरण, संस्थाएं और राज्य, इन सारी चीजों का हमने अच्छे से डिस्कस किया और अपने तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, राजनीति, संविधान का महत्व, संविधान का वर्गीकरण, संस्थाएं और राज्य, इन सारी चीजों का हमने अच्छे से डिस्कस किया और अपने तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे की कक्षाओं में इन सारी शब्दावलियों का बहुत उपयोग मिलेगा आपको देखने के लिए। अगर ये चीजें क्लियर रहेंगी तो आगे की कक्षाओं को आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो बाकी अगर कोई खामी इसमें नजर आए मेरे तरफ से तो आप ये फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाँ क्या खामी है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।